ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रेशर के बारे में बात कर चुके थे एंड उसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। रो मतलब जो भी डेंसिटी, ठीक है। यहां तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। तो P इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी, वी आर एम एस हमें पता ही है, √3 RT/m। तो लास्ट क्लास में हम यहां तक देख चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा एनर्जी वाला पार्ट बचा था, तो एनर्जी वाले पार्ट को देखते हैं। एनर्जी के लिए पहले अपन देखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी देखें कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं तो सिंगल मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज हाफ mv²। इसको मैं m डैश लिख लेता हूं क्योंकि m डैश का मतलब है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ m-v²। v मतलब जो भी उसका स्पीड रहा होगा। वैसे तो सबका स्पीड अलग अलग है, जितने मॉलिक्यूल्स वगैरह रहे होंगे सबका स्पीड कुछ अलग अलग है। इसी वजह से हम लोग कुछ आरएमएस एवरेज इन सब की बात करते हैं। तो सबका स्पीड कुछ अलग अलग है। और लेट अस से कि एक पार्टिकल है जिसका स्पीड कुछ v है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m-v²। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर मुझे टोटल निकालना है तो कैसे निकालना देगा। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑल द मॉलिक्यूल्स, अगर मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, तो वो कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ दिस। सबका अपन एडिशन कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसमें क्या है, m डैश जो है वो तो सबके लिए सेम ही है। m डैश जो है वो तो सबके लिए सेम है, इसलिए मैं इसमें से हाफ m डैश को कॉमन ले लेता हूं। अंदर बच जाता है समेशन ऑफ v²। समेशन ऑफ v² को अगर मुझे आरएमएस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय n कर लेता हूँ। इससे आता है हाफ m डैश समेशन ऑफ v² बाय n मल्टीप्लाइड बाय n। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, तो जो हमारा टर्म बनने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। जो हमारा टर्म बनेगा वो है हाफ m डैश इंटू n, n का मतलब टोटल नंबर, इंटू समेशन ऑफ v² बाय n। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये टर्म आप देख सकते हो क्या है। m डैश का मतलब है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो टर्म बनेगा दिस इज नथिंग बट टोटल मास। तो इसको लिख सकता हूं मैं हाफ m, m मतलब टोटल मास, समेशन ऑफ v² बाय n। समेशन ऑफ v² बाय n को लिख सकते हैं हम vrms का स्क्वायर। दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है हाफ m v², हाफ m vrms का स्क्वायर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा सिस्टम का, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पर जो आप स्पीड यूज करेंगे दैट इज नथिंग बट द आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो आप वहां पे यूज करोगे। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v RMS का स्क्वायर। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो
हाफ एम, वी आर एम एस की वैल्यू तो हमें पता ही है, वी आर एम एस की वैल्यू होती है 3 RT/m। 3 RT/m में जो m होता है वो होता है मोलर मास, और यहाँ पे जो m है वो है टोटल मास। तो यानी कि अगर मैं टोटल मास को बस नंबर से जाएंगे, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2 nRT। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2 nRT। या फिर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, nRT इज नथिंग बट पीवी, क्योंकि पीवी इक्वल टू nRT होता है, बट दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2 पीवी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, या फिर 3/2 nRT, या फिर 3/2 PV। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी, दिस इज द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे करके इसको आप डिराइव कर सकते हो। तो ये तो बात हुई हमारी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के बारे में, व्हिच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/2 nRT। ऑब्वियसली अगर हम बात करें गैस के बारे में, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसलेट भी कर रहे होंगे और कुछ रोटेट वगैरह भी कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि गैस किस टाइप का है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो एक काम करते हैं, जो टोटल एनर्जी है किसी आइडियल गैस का, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये तो हमने केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है ये लॉ, इसको देखें जरा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। भाई मोलर मास जो होता है वो गैस का होता है भाई, मोलर मास जो रहता है वो गैस का रहेगा। जैसे अगर आप O2 ले रहे हो तो 32 हो जाएगा, N2 ले रहे हो तो 28 हो जाएगा, इस तरह से रहेगा मोलर मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है इसको देखते हैं। तो देखो, पहली बात तो अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो ये बताओ आइडियल गैस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये कितना होगा। आइडियल गैस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म होगा ये कितना रहेगा, ये जीरो रहता है। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो जो पोटेंशियल वाला टर्म रहता है जीरो रहता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वहां कोई इंटरैक्शन वगैरह नहीं है। इंटरैक्शन वगैरह नहीं है तो कोई एनर्जी वगैरह भी नहीं रहने वाला। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म जो है वो जीरो है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, इसके लिए जीरो। तो अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं मतलब काइनेटिक एनर्जी ही है। ठीक है, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म तो जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी में अलग अलग तरह की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कुछ रोटेशन वाली हो सकती है, कुछ ट्रांसलेशन वाली हो सकती है। तो इसको कैसे लिखा है देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास ये कुछ लॉ बना रखा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है लॉ, इसको देखें जरा। तो लॉ ये बोलता है लॉ ये बोलता है द टोटल एनर्जी the total energy of an ideal gas, total energy of an ideal gas molecule is distributed equally among all of its degrees of freedom. जो total energy है that is distributed equally among all of its degrees of freedom and the energy associated with each degree of freedom, with each degree of freedom is half kT। ठीक है, तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं,
कि जो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल तो कुछ है नहीं, तो जो भी टोटल एनर्जी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर मान लो किसी गैस में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो जो भी एनर्जी है वो पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वी कैन से दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम टुवर्ड्स एनर्जी इज सेम, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम टुवर्ड्स द एनर्जी इज सेम, और जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो कंट्रीब्यूशन है इक्वल टू हाफ के टी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सेम एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज हाफ के टी। तो इसको मैं दूसरी तरह से अगर लिखूं तो ऐसा बोल सकता हूं, contribution by each degree of freedom towards energy is same and that contribution is equal to half kT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन सेम है और जो वो कंट्रीब्यूशन है वो है इक्वल टू हाफ kT। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, देखो पहली बात तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो मैंने k लिखा है और r जो है इसमें रिलेशन क्या रहता है वो भी मैं लिख देता हूँ, k इज r बाय एन ए। ठीक है, k इज इक्वल टू r बाय एन ए। k का मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर हो गया, R हमारा गैस कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनर्जी इज सेम एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज हाफ के, ऐसा भी बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या देखें, इसका मतलब ये है कि सपोज कि हमारे पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, सपोज हमारे पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू f इंटू हाफ के टी। f का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। f का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन हाफ के टी है, तो टोटल एनर्जी विल बी f बाई टू के टी। ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी किसकी, एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, किसकी, एक मॉलिक्यूल की। तो एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है वो है f बाई टू के टी। किसी एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन है वो है हाफ के टी। ये तो बात हुई एक मॉलिक्यूल की। अगर मैं गैस की बात करूं तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टोटल एनर्जी ऑफ गैस, टोटल एनर्जी ऑफ गैस निकालने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई तो सीधी सी बात है इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी f बाई टू के टी को अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इससे आता है f बाई टू और इसको मैं r बाय एन ए लिख देता हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। इससे हमारे पास आता है f बाई टू एन आर टी। ठीक है, इससे हमारे पास बनता है f बाई टू एन आर टी। तो ये हमें याद रखना है, टोटल एनर्जी जो है जिसको मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज इक्वल टू f बाई टू एन आर टी। मतलब जो हमारा टोटल एनर्जी होगा जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे और नंबर ऑफ टेम्परेचर पर, और साथ में गैस के टाइप पर। गैस कौन से टाइप का है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो u की वैल्यू इज f बाई टू एन आर टी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, काफी काम में आता है ये फॉर्मूला। T का मतलब टेम्परेचर विच हैज टू बी टेकन इन केल्विन, टेम्परेचर हमें लेना होगा केल्विन में। F का मतलब हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, U का मतलब हो गया जो भी टोटल एनर्जी है विच इज ऑब्वियसली दी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल तो जीरो ही रहने वाला है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि भाई गैस के बारे में पूछ रहा है या मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है। अगर गैस के बारे में पूछ रहा है तब तो आप f बाई टू एन आर टी यूज करो, और अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है तो आप f बाई टू के टी यूज करो उसके अंदर। ठीक है, तो वैसे तो मोस्टली आप देखोगे तो गैस वाला ही पूछा जाता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला मोस्टली काम में लेते हैं, f बाई टू एन आर टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या क्या रहने वाले हैं हमारे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर लेते हैं।
कौन से गैस के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है इसको हम देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में सपोज कि हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस जैसे कि हीलियम वगैरह हो गया, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस हो गया। सेकंड अपन लेते हैं डायटोमिक गैस, जैसे कि O2N2 डायटोमिक गैस हो गया। फिर हो गया कुछ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में दो तरह के बन सकते हैं, लीनियर नॉन लीनियर, जैसे CO2 वगैरह हो गया हमारा, और नॉन लीनियर में तो फिर बहुत सारे बना सकते हो कुछ। तो सपोज हमारे पास ये कुछ गैसेस गिर रखी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो लिखते हैं क्या क्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग दो तरह से लिख रहे हैं इसको, एक है ट्रांसलेशन वाले और एक है रोटेशन वाले, ठीक है। ट्रांसलेशन वाले, एक रोटेशन वाले। तो देखते हैं कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा है। वाइब्रेशन वाले मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा होता है अलग से वाइब्रेशन वाला, अगर कंसीडर करना है तो उसको मैं फिलहाल नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मोनोटॉमिक की बात करूं, चाहे डायटोमिक की बात करूं, चाहे पॉलीटॉमिक की बात करूं, सभी केस में जो ट्रांसलेटरी वाला इफेक्ट रहेगा वो तीन डायरेक्शन वाला रहेगा, Vx Vy Vz, तीन चीजें हो सकती है। ये तो तीन हो गया, तीनों के, ये तो सबके लिए तीन हो जाएगा। Vx Vy Vz तीन डायरेक्शंस हो गए। कोई भी एक मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है, अलग अलग तरह से मूव कर सकता है, तो तीन डायरेक्शन एक तरह से मान सकते हैं। रोटेशन की अगर हम बात करें, तो अगर एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो देखो अगर वो मॉलिक्यूल खुद के एक्सिस के वाट रोटेट करेगा तो कुछ होने वाला तो है नहीं इससे। खुद ही के एक्सिस के वाट अगर वो रोटेट करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि मोनोएटॉमिक के लिए जो रोटेशन वाला इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। डायटोमिक की बात करें तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास डायटोमिक इस तरह का कुछ दे रखा है, तो अगर ये इस एक्सिस के वाट रोटेट करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस एक्सिस के वाट अगर ये रोटेट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस एक्सिस के वाट इसका जो आई है एक तरह से वही 0 हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक तरह से वही 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका 0 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। पॉलीटॉमिक लीनियर है तो भी सेम ही टाइप का है, और नॉन लीनियर है तो फिर ऑब्वियसली तीनों डायरेक्शन वाला हो सकता है, तो तीनों। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, पॉलीटॉमिक के लिए 5 एंड पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6, ठीक है। ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अगर हम डायटोमिक की बात कर रहे हैं तो हमने 2 क्यों लिया इसमें, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, मान लो अगर आप इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो क्या होगा। जैसे मेरे पास एक पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे घुमाता रहूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे घुमाने से तो कुछ होगा नहीं। इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ इसको, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं ऐसे से घुमाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो आप देख सकते हो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई इस तरह से, ये ऐसे घूम सकता है। या फिर अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो ऐसा से घुमा सकता हूँ इसको, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जो रोटेशन जो मैंने स्टार्टिंग बता रहा था, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास डायटोमिक है या पॉलीटॉमिक लीनियर है तो उसमें दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो मैं ऐसे घुमा दूं इसको इस तरह से, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, या फिर मैं इसको ऐसे घुमा दूं इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से। तो दो होते हैं बेसिकली, ठीक है। एट द एंड तो खैर याद ही रखना पड़ेगा हमें, तो दो। तो मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, पॉलीटॉमिक वगैरह मोस्टली तो आप देखोगे तो ये दोनों ही काम आते हैं हमारे, मोनोटॉमिक और डायटोमिक, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी। तो बेसिकली हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुका है, यानी कि अगर कोई पूछता है कि मोनोटॉमिक के लिए एनर्जी कितना है, अगर कोई पूछता है कि मोनोटॉमिक के लिए एनर्जी जो है वो कितना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/2 nRT। अगर कोई पूछता है कि डायटोमिक के लिए एनर्जी कितना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/2 nRT, ठीक है। तो इस बात को लिख लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। अगर कोई पूछता है कि मोनोटॉमिक के लिए एनर्जी कितना है, तो हमारा आंसर इज 3/2 nRT। अगर कोई पूछता है कि डायटोमिक के लिए कितना है, तो इट विल बी 5/2 nRT, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली एनर्जीज के बारे में। अब होता क्या है, श्रेयांश ने जो भेजा भाई, एक बार मैं देखता हूँ भाई, पहले एक बार इसको खत्म करते हैं फिर देखते हैं तुम्हारा जो डाउट है। और शिवा तिवारी ने जो लिखा है भाई, वाइब्रेशन वाला अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर वाइब्रेशन वाला होगा तो फिर वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। अब देखो, गैस कोई जरूरी तो है नहीं कि मोनोटॉमिक हो डायटोमिक ही हो, मिक्सचर भी हो सकता है। हो सकता है कि हम मिक्स करके दे दो 2-3 गैस, तो वहां पे कैसे करते हैं वो देखते हैं।
तो देखो मिक्सचर में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास n1 है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f1 है, और एक दूसरा गैस है मेरे पास जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम f2 है। सपोज कि मैंने इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने से जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो n1 प्लस n2 हो गए और f जो है हमारा कुछ f इक्वलेंट हो गया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे f इक्वलेंट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको, सपोज कि ये T टेम्परेचर पे गैस था, ये कुछ T टेम्परेचर पे था, तो अगर मुझे f इक्वलेंट निकालना है तो अपन एनर्जी इक्वल कर देते हैं इसका। पहले जो एनर्जी था वो था f/2 nRT प्लस f/2 nRT, दिस शुड बी इक्वल टू, फाइनली अगर हम देखेंगे तो f इक्वलेंट बाई 2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 इंटू RT, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, टोटल एनर्जी इक्वल कर दिया। पहले का जो एनर्जी था f/2 nRT प्लस f/2 nRT इक्वल टू फाइनल का एनर्जी f इक्वलेंट बाई 2 n1 प्लस n2 RT। इससे बस f इक्वलेंट की वैल्यू जो आती है वो लिख लेते हैं। f इक्वलेंट की वैल्यू आती है f1 n1 प्लस f2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। हो सकता है आपको दो से ज्यादा गैस भी दे रखी हो, उसमें भी वही करना है भाई, एक टर्म और लिख दो और क्या, f3 n3 बाय n3, ऐसे जितनी भी टर्म्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये है कि आपने मिक्स कर दिया है गैस को, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे आपके पास इक्वलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर F इक्वलेंट। सुधांशु लिख रहे हैं कि क्या केवल रोटेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अपन ने जो टेबल बनाई है ना, एक बार इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इनके आप आंसर देते रहना। अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, तो क्या लिखेंगे हम? ये मैं कुछ इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इनके आंसर आप लिख के भेज दो। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही बात है, 3/2 nRT। ठीक है, सही बात है, इट विल बी 3/2 nRT। यहीं पे चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो हमारा आंसर इज 3/2 nRT। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, अगर मैं पूछता हूँ ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो सही बात है, इट विल बी 3/2 kT। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इसलिए 3/2 kT। अगर मैं पूछता हूं रोटेशनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो सही बात है, जीरो, कुछ भी नहीं है, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही जीरो हो गया। अगर मैं पूछता हूं रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, तो डायटोमिक के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, यानी कि अगर मैं गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो हमारा आंसर होगा 2 into half kT, विच इज नथिंग बट kT। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा kT के बराबर, क्योंकि रोटेशन में कितने हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशन के अंदर, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्ट्रीब्यूशन गैस मॉलिक्यूल के लिए होता है इक्वल टू हाफ kT। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस, पूरे गैस की पूछता हूँ, तो पूरे गैस की अगर पूछेंगे तो हमारा आंसर होता है f/2 nRT, यानी f/2 nRT, यानी सिंपली इक्वल टू nRT। ठीक है, f/2 nRT, क्योंकि मैं केवल रोटेशन वाली पूछ रहा हूं इसलिए केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 2 लेने होंगे, तो यानी 2/2 nRT, यानी सिंपली nRT। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के। तो कुल मिलाकर के ध्यान क्या रखना है कि भाई मॉलिक्यूल की बात करें तो हाफ kT वाला फैक्टर यूज करना है, और अगर आप गैस की बात करो तो आपको f/2 nRT यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। भाई nRT और kT का कन्वर्जन हमने ऐसे किया, देखो अगर मैं गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल की, तो f इंटू हाफ kT होता है। ठीक है ना, f इंटू हाफ kT होता है, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एनर्जी हो जाएगा f/2 kT, f/2 kT।
और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कैसे निकालें? मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मोल्स के टर्म्स में लिख रहे हैं अपन आंसर। तो आप ऐसा करो, के की वैल्यू को ये रख दो, के की वैल्यू रख दो अपन आर बाय एन, जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा था। तो इससे आप बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से सीधे गैस कांस्टेंट। ठीक है, एन का मतलब बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, स्मॉल एन का मतलब आर द नंबर ऑफ मोल्स। और फिर हमने बोल दिया कि अगर आप गैस की मिक्सिंग करोगे तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, विच इज द फॉर्मूला फॉर इक्वलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एक तरह से केटीजी वाला पार्ट हमने देख लिया। इसमें हमें एनर्जी वगैरह लिखना आ चुका है, क्योंकि यही एनर्जी, यही जो एनर्जी हम लिख रहे हैं जिसको हम इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं, इसको आप इंटरनल एनर्जी बोल दो चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल दो, कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मोनोटॉमिक गैस की बात हो रही है देन इट इज 3/2 nRT। अगर डायटोमिक गैस की बात हो रही है देन इट इज 5/2 nRT। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो फिर आप केटी वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी केटीजी के बारे में। वैसे तो केटीजी थर्मोडायनामिक्स दोनों एक ही मिक्सचर ही है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग चीजें होती। तो इसको अपन देखते हैं जरा कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है। भाई श्रेया, जो तुमने डाउट भेजा ना एक्चुअली दिख नहीं रहा है, ये बहुत छोटा फॉन्ट है इसका। तो केवल जो तुमने राइट साइड में लिखा हुआ है ना, इसको एक बार भेजो। केवल जो तुमने राइट साइड में लिखा हुआ है इसको एक बार दोबारा भेजना, तब तक अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्क डन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन के बारे में, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, वर्क डन बाय गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं देखें जरा। सपोज कि हमारे पास एक पिस्टन है इस टाइप का, इस पिस्टन का एरिया मान लेते हैं ए है। ठीक है, पिस्टन का जो एरिया है मान लेते हैं ए है। गैस का जो प्रेशर है वो कुछ पी दे रखा है, मान लो अपने को गैस का जो प्रेशर है वो कुछ पी है। तो वैसे अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन अगर हम रिकॉल करें तो वर्क डन होता है एफ डी एक्स। ठीक है, वर्क डन होता है एफ डी एक्स। इसी बात को लिख सकता हूं मैं, फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है ए डी एक्स, दिस इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम। ए डी एक्स इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। मतलब कुल मिलाकर के हमें ध्यान का रखना है कि भाई अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। वर्क डन कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ पी डी। पहली बात तो देखो, एक ये भी है कि जो फिजिक्स में हम लोग जितनी प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस जो है वो हमेशा रिवर्सिबल वाले प्रोसेस है। ठीक है, तो उनके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे जो इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग कोई डिस्कशन वगैरह नहीं करने वाले इरिवर्सिबल वगैरह के बारे में। ठीक है, तो जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा वो सारा का सारा रिवर्सिबल टाइप की चीजों के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर मैंने लिया है ये कौन सा प्रेशर है? गैस का जो प्रेशर। ठीक है, और गैस का प्रेशर ऐसा होगा कि ये बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब कि अगर आपको पिस्टन वगैरह का मास दे रखा हो तो आप गैस का प्रेशर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सपोज कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पी नॉट है, तो इस पिस्टन पे एक पी नॉट ए लग रहा होगा। अगर मैं बोलता हूँ पिस्टन का मास m है तो एक mg भी लग रहा होगा। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि बताओ ये गैस का प्रेशर कितना है, तो आप निकाल सकते हो देखो आसानी से। गैस का प्रेशर जो होगा वो अपन फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, पी गैस इंटू ए इक्वल टू पी नॉट इंटू ए प्लस एम जी। इसका मतलब पी गैस की वैल्यू आती है इक्वल टू पी नॉट प्लस एम जी बाई ए। ऐसे करके आप गैस का जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे फिजिक्स में उसमें सब में हम इक्विलिब्रियम ही मानने वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर वो रिवर्सिबल की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में रहते हैं फिजिक्स में वो सब रिवर्सिबल टाइप के रहते हैं। तो इसलिए फोर्स बैलेंस ही रहेगा, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपको गैस का प्रेशर लिखना है, बस सीधी सी बात। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्क डन हमने देख लिया, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी है। इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं मैं कि अगर आपके पास पीवी ग्राफ है तो उस पीवी ग्राफ के एरिया से आप वर्क निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये पीवी ग्राफ है तो इसका जो एरिया होगा, एरिया मतलब एरिया विद दी वॉल्यूम एक्सिस, क्योंकि डीवी है यहाँ पे,
तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया होगा, इसके साथ आप बड़ी आसानी से वर्क निकाल सकते हैं। दिस एरिया विल गिव द वर्क डन। अब ये वर्क डन बाय गैस का मतलब क्या, एक बार देखें जरा, क्योंकि इससे हमारा साइन कन्वेंशन जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है, इससे हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो डिसाइड होगा, क्योंकि आप ध्यान हो तो केमिस्ट्री में जो आप साइन कन्वेंशन लेते हो उसमें हम वर्क डन ऑन द गैस को पॉजिटिव लेते हैं, केमिस्ट्री वाले। इसमें उल्टा है, इसमें वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेते हैं। मतलब ये कि हमारे फिजिक्स वाले साइन कन्वेंशन में, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा देन दी वर्क डन इज पॉजिटिव। सीधी सी बात है, अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा देन दी वर्क डन इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सोचो आप, अगर मैं इस फिगर पे देखता हूँ, सपोज कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो सपोज ये पिस्टन यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, तो आप देख सकते हो गैस का फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। इसका वर्क डन ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आने वाला है। तो अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं दैट द वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। तो अगर पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है इस फिगर में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है, यानी फोर्स भी गैस ने ऊपर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। दैट मीन्स की वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज देन वर्क डन इज पॉजिटिव। ये हमें कुल मिलाकर के ध्यान रखना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा देन वर्क डन इज पॉजिटिव। और ये वर्क डन कौन सा है? वर्क डन बाय गैस। ठीक है, दिस इज व्हाट वर्क डन बाय गैस। तो एक चीज आप ध्यान रख लो बस, कि अगर हमें वर्क डन बाय गैस बताना है तो अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेगा देन दी वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एक बस आपको ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। मतलब कि ये जो गिवन फिगर है, बताओ, इस गिवन फिगर में अगर मैं ये बोलता हूं कि गैस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, सपोज अगर गैस ए से बी की तरफ जा रही है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सही बात है, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इसका। ठीक है, तो एरिया से आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसके बाद आप देख लो कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है देन दी वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है देन दी वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। कुल मिलाकर के आपको ये करना है। ठीक है, तो प्रणव जो बोल रहे हो भाई, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेगा देन दी वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी वर्क डन बाय गैस के बारे में। एरिया वेरिया आप सॉल्व कर सकते हो, इससे वर्क डन आसानी से आ जाएगा। साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके अंदर। तो दिस इज वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन जो है, क्या ये पाथ डिपेंडेंट है या स्टेट पे डिपेंडेंट है? ये बताओ, वर्क डन जो है हमारा, क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर मैं ए से बी इस रास्ते से जाऊं, मान लो ऊपर वाले रास्ते से, तो ये बताओ इस ऊपर वाले रास्ते से वर्क डन ज्यादा आएगा या कम आएगा या सेम आएगा? ऊपर वाले रास्ते से अगर आप देखोगे तो वर्क डन ज्यादा आएगा, कम आएगा, सेम आएगा? ज्यादा ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एरिया बढ़ गया। अब जो एरिया होगा ये वाला एरिया हो जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात है, जो हमारा वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन दी पाथ। तो एक तो हमने साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर ली है, एक हमने बात कर लिया है कि इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये कोई स्टेट फंक्शन वगैरह नहीं है, पाथ पे डिपेंड करेगा। ऑन दी अदर हैंड, जो हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, देखो ये हमारा केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर आप 300 केल्विन पर हो, तो आप चाहे कैसे भी आए हो, 200 से 300 आए हो या 400 से 300 आए हो, किसी भी रास्ते से आए हो, जो हमारा यू है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा स्टेट फंक्शन हो गया बेसिकली। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज हमारा स्टेट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन इंटीग्रल ऑफ पीडीवी से निकालना, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, और अगर मैं एक छोटी सी बात की भाई एरिया से आप वर्क निकाल सकते हो, एक हमें ये पता होना चाहिए, काफी काम आता है। और हमें पता लग गया भाई इट डिपेंड्स ऑन पाथ। अंकुश लिख रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइन कन्वेंशन डिफरेंट क्यों है? भाई देखो, आप देखो फिजिक्स में हमारा जो मोस्टली, अगर आप थर्मोडाइनमिक साइकिल की बात करो, तो आपने ये कुछ सुना होगा कार्नोट साइकिल, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, कार्नोट साइकिल। और अगर किसी ने सुना हो तो डीजल साइकिल भी सुना होगा, हीट इंजन सुना होगा। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। देखो, हीट इंजन, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, अलग अलग तरह की होती है, वैसे तो बहुत सारी होती है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। तो एक्चुअली होता क्या है, फिजिक्स में हमारा कंसर्न ये होता है
कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उससे हम कुछ वर्क निकालना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। हीट इंजन कैसे काम करता है? हीट इंजन ऐसे काम करेगा कि आप उसको कुछ हीट दोगे और उससे कुछ यूजफुल वर्क एक्सट्रैक्ट करोगे। तो फिजिक्स में हमारा कंसर्न ये रहता है कि हम उससे वर्क लेना चाहते हैं। वर्क लेना चाहते हैं मतलब गैस जो वर्क करेगा उसको यूज करना चाहते हो। तो गैस का वर्क अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि हमारे लिए वो यूजफुल क्वांटिटी। तो जो यूजफुल क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ताकि ये हो जाए कि वर्क डन बढ़ रहा है, मतलब कुछ यूजफुल क्वांटिटी बढ़ रही है एक्चुअली। इसलिए ऐसा करते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में आप जितनी भी चीजें देखोगे उसमें सब में हम यही फिलॉसफी यूज करते हैं कि भाई वर्क डन अगर हो रहा है गैस का तो अच्छी बात है, क्योंकि दैट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सम यूजफुल वर्क। ठीक है, तो ये रीजन है कि इसलिए हम पॉजिटिव वगैरह मानते रहते हैं। ठीक है, तो अब इस पे वापस आते हैं। वर्क डन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, साइन कन्वेंशन देख चुके हैं, डिपेंड्स ऑन पाथ देख चुके हैं, एरिया वगैरह देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी है। ठीक है, दो चीजें हमारे पास आ चुकी है। भाई केमिस्ट्री वाला यूजफुल नहीं, केमिस्ट्री में एक्चुअली वो हीट इंजन के बारे में बात नहीं करते ना। केमिस्ट्री में जो डिस्कशन होता है ना वो जनरली हीट वगैरह के बारे में नहीं बात करते हो, हीट इंजन के बारे में। केमिस्ट्री में आप कभी डीजल साइकिल वगैरह ये सब नहीं पढ़ते हो, जनरली फिजिक्स में पढ़ा जाता है इसलिए। तो ये जो साइकिल वगैरह रहती है हमारी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल वगैरह, ये प्रॉपर हमारे इंजन में यूज होती है। ठीक है ना, जो इंजन वगैरह होते हैं गाड़ी में प्रॉपर उसमें यूज होती है एक्चुअली। वो थोड़ा फिजिक्स का काम ज्यादा है, केमिस्ट्री का थोड़ा कम है उसमें, इसलिए ऐसा। ठीक है, तो जो लोग पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं वो ये मान लो कि आप 4 में से लगभग 1.5 साल तो ये सब पढ़ते हो एक्चुअली। ठीक है, जिनकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है वो लगभग 4 में से लगभग आप मान लो 1.5 साल तो आप यही सब पढ़ते रहोगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, जितनी भी दुनिया भर की साइकिलें हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सभी पढ़ते रहते हैं एक्चुअली में। 4 में से 1.5 साल लगभग आप मैकेनिक्स, मतलब 4 में से 1.5 साल लगभग आप थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट एक तरह से पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मैकेनिक्स पढ़ोगे। ठीक है, मैकेनिक्स वाला पार्ट भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता, बट ये नहीं कि आप 4 साल मैकेनिक्स पढ़ोगे। ठीक है ना, ये मान लो आप 4 में से 1.5 साल तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे इसके अंदर। तो ऐसा कई बार लोगों के साथ धोखा भी आता है इस तरह का, कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी क्योंकि मुझे मुझे मैकेनिक्स पसंद था, बट यहाँ तो मैकेनिक्स पहले सेमेस्टर में खत्म हो गया, दूसरे में खत्म हो गया, उसके बाद तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी जा रही है। तो ये आपको पता हो तो अच्छी बात है कि भाई 4 में से 1.5 साल आप लगभग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपके कौन से ऑप्शनल है, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल भी होते हैं, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करो, दूसरा कर सकते हो, इसलिए। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उनका रहता है जिनकी ब्रांच इंजीनियरिंग फिजिक्स होती है, वो पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स। इसके अलावा एक कोर्स और होता है जो फर्स्ट ईयर में सबको पढ़ना होता है, वो भी क्वांटम फिजिक्स वाला होता है। तो बेसिक क्वांटम फिजिक्स तो सभी लोग पढ़ते हैं, बाकी प्रॉपर जो क्वांटम फिजिक्स होगा डिटेल वाला प्रॉपर, वो इंजीनियरिंग फिजिक्स जिनकी ब्रांच होती है वो लोग पढ़ते हैं। हालांकि वो बेसिक वाला क्वांटम फिजिक्स इतना हैवी होता है कि मतलब मुझे लगता है कि आप अच्छे खासा जो है परेशान हो सकते हो उसके अंदर, पहले सेमेस्टर के अंदर काफी हैवी होता है क्वांटम फिजिक्स। ऑप्टिक्स वगैरह भी जिनकी ब्रांच इंजीनियरिंग फिजिक्स होती है वही सब पढ़ते हैं, वही लोग पढ़ते हैं सब। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात करी वर्क डन बाय गैस के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद हम। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। भाई मेरी ब्रांच जो थी मैकेनिकल ब्रांच थी, एक बार मैंने बताया भी था शायद पहले, मेरी ब्रांच जो थी मैकेनिकल ब्रांच थी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण कुमार ने जो लिखा है भाई वो थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक थोड़ा ज्यादा होता है एक्चुअली में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ इस तरह का होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू की जगह आप वर्क सीधे डब्ल्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना, अपन लिखने को ऐसा लिख देते हैं, बट ठीक है भाई, डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क डन है हमारे लिए, लिख दिया मैंने इसको इस तरह से बेटर। तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, जो भी आप हीट दोगे सिस्टम को,
जो भी आप सिस्टम को हीट दोगे, एक सिस्टम का मतलब क्या है, एक पिस्टन विस्टन हमने लगा रखा है, प्रॉपर एक एनक्लोज वेसल हमारे पास है, ये कोई सिस्टम हो गया मान लो हमारे पास। इस सिस्टम को जो भी मैं हीट दूंगा, ये सिस्टम इस हीट को दो तरह से यूज कर सकता है। या तो कुछ वर्क कर सकते हो, या तो इससे कुछ वर्क वगैरह आप यूज कर सकते हो इसका, या फिर आप जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है उसको इंक्रीज करवा सकते हो। ठीक है, दो तरह की चीजें आप कर सकते हो। जो भी आप सिस्टम को हीट दोगे, ये दो चीजों में काम आ सकता है, या तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बढ़ाने में, या फिर वर्क डन बाय गैस। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस पे डिपेंड करने वाला हो। बट दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो भी आप हीट दोगे सिस्टम को, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी और इन डूइंग सम वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो इसको लिख देता हूं मैं, heat given to the system heat given to the system can be used in increasing the internal energy in changing the internal energy or in doing some work। दो तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, या तो खुद की एनर्जी ही बढ़ा के रख लो, या फिर कुछ वर्क वगैरह कर दो। अब वो डिपेंड करेगा कौन सा प्रोसेस है, कि किसी प्रोसेस में डेल्टा यू ज्यादा होगा, किसी में डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा होगा, कुल मिलाकर के ऐसा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब, आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। तो इसके लिए देखते हैं कि वर्क डन कितना होगा। पहले ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, P वर्सेस V का ग्राफ सीधा ऐसा बन जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। सपोज कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2। सपोज वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। तो अगर मुझे इसमें वर्क निकालना हो तो वर्क का फॉर्मूला था इंटीग्रल ऑफ P dV, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रल ऑफ dV विच इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वर्क डन विल बी P टाइम्स V2 माइनस V1। जो आप देख सकते हो इसका एरिया भी वही है, इसका जो एरिया होगा इस ग्राफ का वो भी वही होगा, area of the rectangle which is P times V2 minus V1। तो दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। बाकी अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो डेल्टा यू तो सब में सेम ही रहने वाला है। डेल्टा यू इज F by 2 NR डेल्टा T। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। यानी कि हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी है। तो डेल्टा क्यू अगर मैं लिखता हूँ तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा क्यू फॉर दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज F by 2 NR डेल्टा T प्लस P टाइम्स V2 माइनस V1। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो शायद मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो NR T2 माइनस T1, क्योंकि PV2 इज नथिंग बट NR T2, PV1 is nothing but NR T1, PV equal to NRT। That means this can also be written as NR delta T। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसी चीज को लिख देते हैं हम NR delta T। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ रही है F by 2 plus 1 NR delta T। तो अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करो तो ये हो जाएगा हमारा हीट एनर्जी, F by 2 plus 1 NR delta T। ठीक है, तो इसमें अर्शद लिख रहे हैं कि सर क्या हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है हमेशा? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को और सारा ही वर्क में यूज कर लो तो डेल्टा यू विल बी जीरो। वही अपन धीरे धीरे उस प्रोसेस पे आ रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस में हमने देखा कि जो भी आपने हीट दिया सिस्टम को, कुछ वर्क भी ले लिया, कुछ डेल्टा यू भी ले लिया, दोनों चीजें अपन ने इसमें यूज कर ली। पर ऐसा भी कई बार हो सकता है कि जो भी आप सिस्टम को हीट दो उसका डेल्टा यू जीरो रहे। ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा बता सकते हो, जिसके अंदर मैंने उसको हीट दिया बट उसका जो डेल्टा यू है वो जीरो है? डेल्टा यू जीरो किस में होगा? सही बात है, आइसोथर्मल में। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी हम सिंपल प्रोसेस की बात करें। राज ने लिखा है साइक्लिक प्रोसेस, वो भी सही है बिल्कुल, उस पर अपन आएंगे अभी धीरे धीरे। साइक्लिक वाला भी सही बात है, बट अभी हम सिंपल वालों की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो सही बात है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है
इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि डेल्टा यू विल बी 0, क्योंकि डेल्टा यू इज F/2 NR डेल्टा T, दैट मीन्स दिस इज 0। तो अगर आपने सिस्टम को हीट दिया फिर भी टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा, तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि हीट दे रहे हो तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टम को हीट देते हो और सारा ही वर्क में यूज कर लेते हो तो चेंज इन एनर्जी विल बी 0, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही नहीं। तो ये बात हुई हमारी आइसोथर्मल में डेल्टा यू। अब वर्क डन कैसे निकाले देखें जरा। वर्क डन के लिए हमने बोला था वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। तो इसको देखो कैसे यूज कर सकते हैं। प्रेशर को लिख लेता हूं मैं एनआरटी बाई वी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से इसको लिख देता हूं मैं एनआरटी बाई वी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन के। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इससे आता है एन आर टी ln ऑफ V2 बाय V1, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा भी ले सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज nRT ln P1 बाय P2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से। ठीक है, तो इसमें याद क्या क्या रखना होगा अभी मैं दोबारा बताने वाला हूँ। अभी तो एक बार सारे फटाफट से डिराइव कर लेता हूँ क्या क्या चीजें इसमें हमें याद रखनी है, वो हम देख लेंगे अभी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, nRT ln V2 बाय V1। यानी कि अगर इसमें कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो आप देख सकते हो जो भी वर्क होगा वही उसके बराबर ही हो जाएगा। दैट मीन्स nRT ln V2 बाय V1, या फिर nRT ln P1 बाय P2। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो दो प्रोसेस हमने देख लिए, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। तीसरा प्रोसेस एक जो बचा है वो है आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाले के लिए क्या होगा देखें जरा। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करें तो वर्क डन लिखते हैं dw इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। तो अगर आप देखो ध्यान से तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डीवी तो जीरो ही हो गया, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा उसका मतलब वर्क डन इज जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन इज जीरो, यानी कि जितना भी आप हीट दोगे ये सब का सब इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगा। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वो तो सेम ही रहने वाला है, F/2 NR डेल्टा T, यानी कि डेल्टा Q इज नथिंग बट डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज F/2 NR डेल्टा T। ठीक है, तो हमने तीन जो कॉमन प्रोसेस होते हैं, सबसे कॉमन आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये इसका वर्क डन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस NR डेल्टा T या फिर P टाइम्स V2 माइनस V1, P डेल्टा V या NR डेल्टा T एक ही बात है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तो हमेशा ही होता है तो ये तो याद रखना ही है, ये तो सब में काम आएगा हमारे। ये फॉर्मूला ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी अपन इसको थोड़ा और अलग फॉर्म में लिखेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा ये चीज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए ऑब्वियसली ये जीरो, ये तो पता रहना ही चाहिए हमें, क्योंकि डेल्टा टी जीरो तो अपने आप पता लग गया जीरो है। ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमने डिराइव करके निकाला है एनआरटी ln V2 बाय V1 या एनआरटी ln P1 बाय P2। ऑब्वियसली वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो आप देख सकते हो ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगा हमारा, यानी कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वो तो खैर हमें पता ही ऑलरेडी कि वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक हमें ध्यान रखना, आइसोकोरिक के लिए वर्क डन जीरो है, ये हमें ध्यान रखना है। ये तो खैर फॉर्मूला होता ही है, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल इससे क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो तीन कॉमन प्रोसेस हमने देख लिए। वैसे अगर आप देखो अदरवाइज तो प्रोसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस भी बना सकते हो, कुछ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वगैरह भी बना सकते हो, तो अलग अलग तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम और प्रोसेसेस के बारे में बात करें, ये जो डेल्टा क्यू हमने लिखा है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो हमने डेल्टा क्यू लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे हमारा फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी वहां पे हम पढ़ते थे, और हम वहां बोलते थे कि भाई स्पेसिफिक हीट जो भी गैस का है या स्पेसिफिक हीट जो भी वाटर वगैरह का है वो 1 है, आइस वगैरह का हाफ है। बट गैस के केस में जो स्पेसिफिक हीट वगैरह जो भी होगा वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट नहीं, वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो चीज क्या है, प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि फर्स्ट केस में
आइसोबारिक वाले केस में जब मैं टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं तो हीट की रिक्वायरमेंट इतनी रहती है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में यानी आइसोबारिक वाले केस में जब मैं टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं तो हीट की रिक्वायरमेंट इतनी आती है। वेयर एज इस केस में आप देखो, जब मैं इसको डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं तो हीट की रिक्वायरमेंट इतनी आती है। मतलब अगर आपको गैस का टेम्परेचर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, उस बात पे वो डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे जो भी हमारा स्पेसिफिक हीट वगैरह जो भी होगा वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज सी फॉर द प्रोसेस। यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक तो ये है कि कैलोरीमेट्री में हम एमएस डेल्टा टी लिखते थे, यहाँ पे हम एनसी डेल्टा टी लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म से बात कर रहे हैं। एक तो ये डिफरेंस है, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो सी है वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा टी का मतलब पता ही है हमें, टेम्परेचर चेंज। तो एक काम करते हैं, जो प्रोसेस हमने अभी तक पढ़े हैं इनके लिए देखते हैं कि ये सी की वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वो था आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू कितना आया था एक बार देखें जरा। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू हमारा आया था ये, तो इसको मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं, एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। इसको मैं इक्वल कर देता हूं एन सी डेल्टा टी के, ताकि मेरे को ये पता लग जाए कि इस प्रोसेस का सी कितना है। अब क्योंकि हर प्रोसेस का सी अलग अलग है, तो क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक में, तो इसको मैं सीपी से डिनोट कर रहा हूँ। सीपी का मतलब है सी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी वैल्यू देखें कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है सीपी इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, सीपी इज एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई पूछे कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें डेल्टा क्यू कितना होगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन सीपी डेल्टा टी, ठीक है। एन सी डेल्टा टी जगह एन सीपी लगा देंगे अपन, सब्सक्रिप्ट इसमें सीपी हो जाएगा, सब्सक्रिप्ट इसमें पी आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज एन सीपी डेल्टा टी एंड सीपी इज एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। मतलब कि मैं यहाँ पे सीपी फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितना होगा और सीपी फॉर डायटोमिक गैस कितना होगा ये भी लिख लेते हैं अपन जरा। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर आप देखो तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो एफ होता है वो 3 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 5R/2। डायटोमिक गैस के लिए देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7R/2, ठीक है, क्योंकि डायटोमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू 5 है, तो 5/2 प्लस 1 7R/2। तो ये बात हुई आइसोबैरिक के लिए। सिमिलरली आइसोकोरिक के लिए देखते हैं। आइसोकोरिक के लिए अभी हमने जो डेल्टा क्यू निकाला था एक बार देखें वो कितना आया था। आइसोकोरिक के लिए डेल्टा क्यू वाज दिस मच, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, दिस शुड बी इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। इस बार मैं सी भी लिख रहा हूं, सीवी की वैल्यू स्क्रीन नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। आ गया अब, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ क्या है, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या लिखा था अभी तक। ठीक है, तो हमने क्या बोला देखो, हमने ये बोला कि जो हीट जो भी हमारा डेल्टा क्यू है वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। तो ये बताओ कि जो डेल्टा क्यू है हमारा वो स्टेट फंक्शन हुआ या पाथ फंक्शन हुआ?
डेल्टा क्यू हमारा पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? सही बात है, पाथ पे डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू तो खैर स्टेट फंक्शन है, समझ में आती है बात, बट जो डेल्टा डब्ल्यू है हमारा वो तो पाथ पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब डेल्टा क्यू भी पाथ पे डिपेंडेंट आएगा। तो अगर वो पाथ पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस के लिए जो सी होगा वो अलग अलग होगा। अगर हर प्रोसेस के लिए सी अलग अलग है, यानी कि हर प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू अलग अलग अगर रहने वाली है, तो हम सीपी सीवी इस तरह से इसको डिनोट करा करेंगे। तो सीपी की वैल्यू हमने देखा, सीपी की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि अभी हम डेल्टा क्यू फॉर कांस्टेंट प्रेशर निकाल चुके थे इसलिए। तो सीपी की वैल्यू कितनी आती है ये, सीवी की वैल्यू कितनी आती है ये। यानी कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज डेल्टा क्यू फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो हम ये लिखेंगे। अगर कोई पूछता है व्हाट इज डेल्टा क्यू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो हम लिखेंगे ये वाला। बाकी ये अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर आप ये आसानी से निकाल सकते हो कि मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना है, डायटोमिक गैस के लिए कितना है, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सीपी और सीवी दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, देखें। सीपी सीवी दोनों आ चुके हैं हमारे पास। सीपी आया है F/2 + 1 × R, सीवी आया है F/2 × R। तो एक तो ये देखो कि अब सीपी माइनस सीवी की वैल्यू कितनी आ रही है। सीपी माइनस सीवी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी R के बराबर। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू R। दूसरी बात ये है कि अगर आप सीपी बाय सीवी करते हो तो ये जो रेशियो आता है इसको हम गामा बोलते हैं। ठीक है, सीपी बाय सीवी इज नथिंग बट गामा, इसको गामा बोला जाता है। गामा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आती है F+2/F। ठीक है, गामा की वैल्यू आती है इक्वल टू F+2/F। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, गामा इज F+2/F। यानी कि अगर कोई पूछे व्हाट इज गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस, हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। अगर कोई पूछता है व्हाट इज गामा फॉर डायटोमिक गैस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/5। तो ये है 1.67, ये है 1.4। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं भाई, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने होंगे सारे के सारे। तो इसमें आप एक चीज ये बताओ, अगर कोई ये बोलता है कि मेरे पास जो गैस है उसका गामा 1.5 है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर कोई बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी गैस है जिसका गामा 1.5 है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल हो सकता है ऐसा? मिक्सचर बना करके, सही बात है, मिक्सचर कर दो आप दोनों का। ठीक है, दोनों चीजों का मिक्सचर कर दो। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं जिसमें आपको गामा ऑफ मिक्सचर पूछ लिया जाए। तो उसमें क्या करोगे, उसमें कुछ नहीं है, गामा फॉर मिक्सचर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू F इक्वलेंट प्लस 2/F इक्वलेंट। जो अभी अपन ने F इक्वलेंट निकाला था ना मिक्सचर से, वही बस आपको यूज करना है। तो गामा फॉर मिक्सचर विल बी F इक्वलेंट प्लस 2/F इक्वलेंट। ऐसे आप कर लो, इससे आपके पास गामा वगैरह आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप CPCV वगैरह भी निकाल सकते हो मिक्सचर वगैरह के, उसी तरह से। ठीक है, प्रणा जो बोल रहे हैं, नहीं भाई इससे तो छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली, मोनोटॉमिक गैस से तो छोटा ही रहने वाला है। सयांतर ने लिखा है कि कुछ जगह CP माइनस CV इक्वल टू NR लिखते हैं, वो कैसे? भाई उसका आप यूनिट देख लेना एक चीज का। देखो इसमें क्या होता है, जो CP CV वगैरह लिखा रहता है ना, उसमें कई बार क्या होता है कि वो मोलर वाला लेते हैं, कई बार मोलर वाला नहीं लेते हैं। तो उसके लिए आप यूनिट देख लो। तो एक चीज ये बताओ, जो मैंने यहाँ पे C लिखा है इसका यूनिट क्या है बताओ? जो मैंने C लिखा है इसका यूनिट देखो क्या होगा, इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, ये होगा इसका यूनिट। जबकि अगर आप ऐसा लिखते हो डेल्टा क्यू इक्वल टू C डेल्टा T, कुछ जगह आप देखोगे तो वो ऐसा भी यूज करते हैं, तो वहां पे जो यूनिट होगा वो होगा जूल पर केल्विन। ठीक है, तो वहां पे फर्क पड़ जाएगा एक्चुअली। तो अब वो देख लेना कि क्वेश्चन में डेटा किस तरह का दे रखा है। ठीक है ना भाई, अभी मैं डाउट्स एक बार मैं बताता हूँ आपको सारे। ठीक है, डाउट्स एक बार मैं बताता हूँ अभी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू इस तरह से आप देख लो कि यूनिट वगैरह उसका क्या दे रखा है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एक बार मैं जो डाउट्स हैं वो देख लेता हूँ। एक काम करते हैं, पहले इसको काम खत्म करते हैं हम। मिक्सचर वाला हमने गामा लिख ही लिया है। तो एक काम करो, मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इनको आप वेरीफाई करो कि सही है क्या। ये दोनों चीजों से, इन दोनों फॉर्मूले से मैं ये लिख रहा हूँ, CP इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा -1 एंड CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। इसको एक बार वेरीफाई करके देख लो कि क्या ये मैंने सही लिखे हैं क्या। तब तक आपके जो डाउट्स हैं वो देख लेता हूँ मैं।
श्रेयांश ने जो डाउट लिखा था भाई, इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? भाई इसका जो आपने क्वेश्चन मेरे को भेजा ना, इसका आंसर आप देखना, जो हम लोगों ने दिया था वो आंसर क्या था। क्योंकि मेंस में क्या है, हर साल कुछ एक क्वेश्चन तो थोड़े गड़बड़ टाइप के आते हैं, तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो श्रेयांश जो है, एक बार आप देखना कि यहाँ पर जो आंसर दिया गया था वो क्या था, क्योंकि थोड़े गड़बड़ टाइप के होते हैं एक्चुअली। फिर हम देखें इसके बाद, शिवा तिवारी ने जो लिखा है भाई, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है ना वो मेरे को भेज देना जरा, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। इसका जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली वो भेज देना मुझे, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। श्रेयांश ने जो लिखा है भाई, हाँ, अगर आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का देखोगे तो 1/2 kT आएगा, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का देखोगे तो 3/2 kT आएगा। यही करना है इसमें बेसिकली। ठीक है, उस पर भेज देना। चलो, तो श्रेयांश का मेरे ख्याल से हो गया भाई डाउट क्लियर। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1/2 kT है, और अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kT। उसमें एक का पूछा हुआ इसलिए। भाई उसमें आप ऑप्शंस नहीं, उसमें गैस का लिखा है या मॉलिक्यूल का लिखा है, एक बार देख लो, उसमें शायद ऑप्शन ही नहीं होंगे इस तरह के। जो ऑप्शन है उसी में से देखना पड़ेगा अपने को। हाँ, तो ये मॉलिक्यूल का ही है ऑप्शन ही, देखो आप सारे केटी वाले ही है ना, तो मान लो मॉलिक्यूल का ही मान के दिया है वो, ऐसे ही मान के करो सॉल्व उसको, ठीक है ना। जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या मान के दे रखा है, क्योंकि वो लैंग्वेज सही तरह से लिखते नहीं है। ठीक है, तो सीपी का हमने देख लिया अभी कि क्या रिलेशन आ रहा है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा। ये गामा क्या है हमारा, जो एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी के पार गामा होता है ना, वही गामा है एक्चुअली हमारा, ठीक है ना, वही हमारा ये गामा है। और सीपी बाय सीवी हमने देख ही लिया है, सीपी सीवी भी हमने देख लिया, ठीक है। प्रणव जो बोल रहे हैं, हाँ भाई इसमें डबल वाला फैक्टर रहेगा ऐसा, ठीक है। तो यहां तक हम देख चुके हैं, तो सीपी सीवी ये सब आ ही चुका है। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब भी हम देख चुके हैं। सॉरी, एडियाबैटिक प्रोसेस हमें देखना बाकी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, देखें। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि जो डेल्टा क्यू है वो 0 है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना बाहर से अंदर हीट आ सकती हो, ना अंदर से हीट बाहर जा सकती हो, मतलब कि पूरी तरह से थर्मली इंसुलेटेड। अगर आपको कोई बोल रखा है कि थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है, या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स दे रखी है, या बोल रखा है कि क्विक प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, तो थर्मली इंसुलेटेड है, नॉन कंडक्टिंग है, प्रोसेस बहुत फास्ट है, अगर ऐसी चीजें कुछ दे रखी है आपको, तो फिर आप समझ जाओ कि आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में वो बात कर रहा है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना अंदर से हीट बाहर जा सकता है, ना बाहर से हीट अंदर आ सकता है। थर्मली इंसुलेटेड, आइसोलेटेड, नॉन कंडक्टिंग, फास्ट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस, ये सब के सब एडियाबैटिक के एग्जाम्पल है। तो एडियाबैटिक में क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो इसका जो इक्वेशन बनता है, देखो वैसे क्या कर सकते हो, एक चीज और देखो आप, जो मैं लिख रहा था अभी तक, ये जो भी मैंने अभी तक ये सब लिखा था, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी। इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता था जो मैं अभी तक लिख रहा था ना, इसलिए डी क्यू इक्वल टू एन सी डी टी। तो इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी क्यू का मतलब होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू को लिख सकता हूं मैं एफ बाई टू एन आर डी टी। डी डब्ल्यू को लिख सकता हूं मैं पी डी वी। और अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो एफ बाई टू आर है,
दिस इज नथिंग बट सीवी, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा ही था कि एफ बाई टू आर क्या मतलब क्या होता है, सीवी होता है। एफ बाई टू आर का मतलब क्या होता है, सीवी होता है। इसका मतलब ये है कि इसी बात को लिख सकता हूं मैं एन सीवी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू एन सी डी टी। इससे मेरे पास सी की वैल्यू आती है सीवी प्लस पी डी वी बाई एन डी टी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो कई बार ये फॉर्मूला भी हमारे लिए यूजफुल होता है। अगर आपको कुछ वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर वगैरह का कुछ फंक्शन दे रखा हो तो आप ये वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो, सी इक्वल टू सी वी प्लस पी डी वी बाई एन डी टी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वापस अपन एडियाबैटिक प्रोसेस पे आता है। एक तो हमने देख लिया कि भाई इसको कैसे लिखना है, डी क्यू को लिखा एनसीडीटी फॉर अ जनरल प्रोसेस, इसको लिखा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सॉल्व किया से आता है सी इक्वल टू सी वी प्लस पी डी वी बाई एन डी टी। चिंती भाई अपन सॉल्व करने के पर्पस के लिए मानेंगे ऑब्वियसली। वैसे तो क्या है, कोई भी प्रोसेस अगर आप देखोगे तो वो रिवर्सिबल तो रहने वाला है नहीं, इरिवर्सिबल ही होगा, बट सॉल्व करने के प्रोसेस के लिए अपन यही मानेंगे उसको। ठीक है, वैसे तो कायदे से कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल टाइप का नहीं है, बट हम मानते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम वापस एडियाबैटिक पे आते हैं। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू जीरो, ये तो हमने बोल दिया। इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, इसका इक्वेशन बनता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका इक्वेशन बनता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को आप टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हो, अलग अलग तरह से लिख सकते हो, मतलब सेम इक्वेशन है, अलग अलग तरह से लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, पी को लिख लेता हूं मैं टी बाई वी। ये मैंने कैसे लिखा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप पी को लिख सकते हो टी बाई वी। इससे बनता है टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो इसको, या फिर आप चाहो तो इसको पी और टी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। पी और टी के टर्म्स में कैसे लिखोगे, पी और टी के टर्म्स में लिखने के लिए वॉल्यूम को लिख लेता हूं मैं टी बाई पी। वॉल्यूम को लिख लेता हूं मैं टी बाई पी। तो दिस कैन बी रिटन एज पी की पावर वन माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, आप एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी उसी से ऑटोमेटिकली डिराइव होते चले जाएंगे। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, उसी में अगर आपको पूछे कि टी और वी का रिलेशन निकालो तो पी को रख दो टी बाय वी, जो मैंने यहाँ रखा। अगर कोई पूछे भाई पी और टी के बीच का रिलेशन निकालना तो वी को रख दो टी बाय पी। डिपेंडिंग ऑन द नीड आप सॉल्व कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे एडियाबैटिक वाले, उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब सीधी सी बात है पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा। ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। फास्ट प्रोसेस जो है भाई इस तरह का, मान लो कि जैसे क्वेश्चन में बोला है कि एक टायर में हवा भरी थी और टायर का जो अचानक से बर्स्ट हो गया टायर, तो मान लो कि फास्ट प्रोसेस है भाई वो। ठीक है ना, टायर वगैरह बर्स्ट हो गया, मतलब समझ में आ रहा है कि भाई फास्ट प्रोसेस है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बात हुई एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। पीवी की पावर गामा इक्वल टू पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी तक हमने आइसोबैरिक प्रोसेस देख लिया, आइसोकोरिक देख लिया, आइसोथर्मल देख लिया, एडियाबैटिक देख लिया। तो मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स बोलने वाला हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस है ये। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स बोलने वाला हूं, आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस है। पहला एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक पिस्टन है विच इज फ्री टू मूव। एक पिस्टन है विच इज फ्री टू मूव। ये पिस्टन फ्री टू मूव है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो गैस फिल्ड है इसका प्रोसेस कौन सा होगा। दूसरा वाला जो है उसके अंदर क्या दे रखा है कि जो हमारा कंटेनर है ना वो रिजिड कंटेनर है। इसके अंदर कुछ गैस फिल्ड है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड वाला जो हमारा केस है उसमें क्या है, उसमें हमें दे रखा है कि जो इसकी वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, और यहाँ पे गैस फिल्ड है। ये तीसरा हो गया। चौथा जो प्रोसेस है उसमें दे रखा है कि जो गैस है वो एक ऐसे वेसल में विच इज थर्मली इंसुलेटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा प्रोसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस कौन सा है, नाम बताने आपको प्रोसेस के। थर्मली इंसुलेटेड या बोल दो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, एक ही बात है।
तो फर्स्ट वाला अगर देखें तो सही बात है, फर्स्ट वाला जो होगा दैट शुड बी आइसोबैरिक, क्योंकि ये गैस जो फिल्ड है जिस कंटेनर में, इसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। देखो क्योंकि ये पिस्टन फ्री टू मूव है, तो सोचो अगर ये पिस्टन मान लो मासलेस हुआ, सपोज मासलेस है अगर, तो इसका मतलब यहाँ से एक तो पी नॉट इंटू ए लग रहा होगा इसके ऊपर, और एक अंदर से पी गैस इंटू ए लग रहा होगा। तब क्योंकि ये फ्री टू मूव है तो ये हमेशा इंश्योर करेगा कि पी नॉट इंटू ए इज इक्वल टू पी गैस इंटू ए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अगर एम जी हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा, तो कॉन्स्टेंट ही। ठीक है, तो बेसिकली इन द फर्स्ट केस वी कैन से कि भाई द प्रोसेस इज आइसोबैरिक क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, पी गैस इंटू ए इक्वल टू पी नॉट इंटू ए प्लस एम जी, यानी कि अगर ये पिस्टन फ्री टू मूव है तो दिस इज आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट। सेकंड में रिजिड है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, आइसोपोरिक। तीसरे वाले में कंडक्टिंग वॉल्स है, कंडक्टिंग वॉल्स ये इंश्योर करेगा कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम रहे, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम रहे। हम यही मानने वाले हैं कि बाहर का टेम्परेचर तो चेंज होने वाला है नहीं, यही मानना है अपने को। दैट मीन्स कि दिस इज आइसोथर्मल, क्योंकि अब गैस का खुद का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होने वाला बिकॉज द वॉल्स आर कंडक्टिंग। फोर्थ में देखें नॉन कंडक्टिंग थर्मली इंसुलेटेड, मतलब कि बाहर से ना हीट अंदर आ सकता है ना अंदर से हीट बाहर जा सकता है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला। दैट मीन्स दिस इज एडियाबैटिक। ठीक है, तो ऐसे करके हमें प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, तो सबके फॉर्मूले में पता लग चुके हैं, फॉर्मूला बेस्ड कह सकते हो, काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले पता होंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो बहुत आपको फिर पूरा डिराइव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सी चीज आई थी। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो सीधे हो जाएगा सॉल्व। तो आइसोबैरिक के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, वर्क डन, वर्क डन आइसोबैरिक के लिए कितना होता है, टी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी। आइसोबैरिक की बात करें तो डेल्टा क्यू जो था हमारा वो कितना होता है, एन सीपी डेल्टा टी, सीपी की वैल्यू कितनी होती है, एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। सिमिलरली आइसोकोरिक की बात करें तो वर्क डन जीरो क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी आइसोकोरिक के लिए वर्क डन जीरो क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें डेल्टा क्यू की, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू क्योंकि वर्क डन तो कुछ हो नहीं रहा है। और डेल्टा यू जो है उसको लिख सकते हैं हम एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा क्यू इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यानी कि सीवी की वैल्यू इज एफ बाई टू इंटू आर। तो सीवी हमें ध्यान रखना है। आइसोथर्मल के लिए हमने बोला डेल्टा यू इज जीरो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू फॉर आइसोथर्मल इज एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। एडियाबैटिक के लिए क्या फॉर्मूला वो अभी हमने डिराइव नहीं किया, इसको अभी हम डिराइव करके देखते हैं कि क्या आता है। बट हमने इतने सारे फॉर्मूले देख लिए। फिर हमने बोला सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, सीवी बाई सीवी इक्वल टू सीपी बाई सीवी इक्वल टू वहां होता है, और सीपी सीवी के हमने कुछ और फॉर्मूले भी निकाले। ठीक है, यहां तक इसमें हम देख चुके हैं। क्वेश्चन ने एक पुराना डाउट पूछा था इसमें, क्या हम एनआरटी इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। आप चाहो तो इसको P1 V1 की जगह बाहर P2 V2 भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। प्रणव जो लिख रहे हो भाई डेल्टा क्यू, क्योंकि हर पाथ के लिए अलग अलग था इसलिए ऑब्वियसली पाथ फंक्शन ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब एक बार देख लो जरा किसी का कोई पुराना डाउट बचा हो तो। फोर्थ वाला एडियाबैटिक इसलिए है क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड है, तो ना बाहर से हीट अंदर आ सकता है ना अंदर से हीट बाहर जा सकता है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है इसलिए। केशव लिख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में फ्री टू मूव है तो मूव कौन करेगा, इफ मूव कौन शायद मूव क्यों करेगा ऐसा बोल रहे हो शायद। तो बेसिकली वी कैन से कि फर्स्ट वाले केस में मान लो आप गैस को हीट देना शुरू करो, ठीक है ना, गैस को आप हीट देना शुरू करो तो गैस एक्सपैंड करना शुरू करेगा, तो वो एक्सपैंड होने के बाद भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आप V1 बाई टी वन इक्वल टू V2 बाई टी टू लगा सकते हो, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई बोले कि पिस्टन फ्री टू मूव है, उसको आप गैस को हीट दिए जा रहे हो, तो फिर भी प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि इट वाज फ्री टू मूव, यानी कि V1 बाई टी वन इक्वल टू V2 बाई टी टू, ऐसा बोल सकते हो।
शिवा तिवारी ने जो लिखा है भाई उसके लिए आप यूनिट देख लो। देखो अगर आपके सी का यूनिट ये है तब तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर है, ऐसा बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, उससे पता लग जाएगा। जो आप बोल रहे हो ना वो अपन क्वेश्चन में करने वाले हैं। अभी आप यूनिट देख लो, उससे पता लग जाएगा आपको कि किसकी बात हो रही है। भाई लोकेश जो तुम बोल रहे हो इसमें तो अपने को सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई, और कोई तरीका तो नहीं है इसका। ऐसा कर लो 2 की पावर 1 + 3/5 लिख लो और फिर लॉग लेके कोशिश करो। देखो ऐसे कर लो, कुछ लॉग वगैरह लेने की कोशिश करो, शायद उससे हो जाए कुछ। बाकी करना ही पड़ेगा सॉल्व, तो और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, तो यहां तक हम देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के बारे में। तो एक काम करें, एडियाबैटिक के प्रोसेस के वर्क डन से अच्छा तो ये है कि अपन जनरल कोई प्रोसेस का ही लिख लेते हैं, क्योंकि पीवी की पर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से अच्छा तो ये है कि अपन पीवी की पर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ही लिख लेते हैं, जिसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोल देते हैं लोग। देखो पॉलीट्रोपिक वगैरह के नाम में फंसने की जरूरत नहीं है, ये एक जनरल प्रोसेस है। आप तो ये मान लो कि एक जनरल प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन है पीवी की पर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एक जनरल प्रोसेस है। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू को 0 कर दोगे तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब आइसोबैरिक हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आप चेंज कर सकते हो प्रोसेस को। कोई ऐसा प्रोसेस बना सकते हो जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है। तो जनरल प्रोसेस है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस जनरल प्रोसेस के लिए वर्क डन वगैरह ये सब निकालना चाहते हैं। डेल्टा यू में तो दिक्कत है नहीं, डेल्टा यू तो वही f/2 एनआर डेल्टा टी ही रहेगा। बस वर्क डन में दिक्कत है, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है हमारा। तो एक काम करते हैं, इस प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं। देखो वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। तो कैसे करें, देखो इसको एक काम करते हैं, प्रेशर को लिख लेता हूं मैं k/v/x। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट्स हैं v1 से v2। सपोज कि जो गैस थी पहले वो p1 v1 पे थी और बाद में फिर वो p2 v2 पे चले गई। तो एक बार इसका वैल्यू लिख के देखते हैं कितना आता है। वर्क डन की वैल्यू आ रही है कि v2 की पावर 1 - x माइनस v1 की पावर 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x। ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दिया। अब देखें कैसे करें इसको सॉल्व। तो देखो शुरू में अगर गैस P1 V1 पे थी तो मैं लिख सकता हूँ P1 V1 की पावर x शुड बी इक्वल टू P2 V2 की पावर x। अगर शुरू में P1 V1 पे थी बाद में P2 V2 पे थी तो P1 V1 की पावर x शुड बी इक्वल टू P2 V2 की पावर x। तो ऐसा करते हैं, जो पहला वाला k है जो पहली बार मल्टीप्लाई होगा इससे, इस पहले वाले k को मैं लिख देता हूँ P2 V2 की पावर x। पहले वाले k को लिख देता हूँ मैं P2 V2 की पावर x। सेकंड वाले k को लिख देता हूँ मैं P1 V1 की पावर x। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इससे आएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 - x। तो एट द एंड हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत यूजफुल है। वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 - x, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज NR डेल्टा T अपॉन 1 - x। तो यानी कि इस फॉर्मूले से हमने वर्क डन निकाल लिया फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो यानी एडियाबैटिक के लिए अब दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक में एक्स की वैल्यू गामा हो जाएगी, बस एक्स की वैल्यू को गामा रख दो, सॉल्व हो गया। तो यानी एडियाबैटिक का भी हमारे पास वर्क डन आ चुका है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। एडियाबैटिक वाला भी काम खत्म कर दिया। बस ध्यान क्या रखना है कि भाई ये जो अपन ने डेरिवेशन की, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसको पॉलिनोमियल फंक्शन मान के सॉल्व किया। तो इस फॉर्मूले को आप आइसोथर्मल के लिए यूज ना करो, क्योंकि आइसोथर्मल में पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। आइसोथर्मल में डी बाई वी का इंटीग्रेशन जो है वो लॉग में चले जाता है, ठीक है। तो इसको आपको आइसोथर्मल के लिए यूज नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। अदरवाइज आप
बाकी सारे प्रोसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। दैट मीन्स एडियाबेटिक के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जरा, एडियाबेटिक पे वापस आते हैं। एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू 0 था, यानी कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू वॉज 0। यानी कि अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू की बात करूं इसके लिए, तो या तो उसको आप डेल्टा यू लिख दो माइनस डेल्टा यू, या फिर हमने एक फॉर्मूला भी और निकाला P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। तो देखो हमने काफी सारे फॉर्मूले देख लिए आज। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आज हमने क्या क्या किया है, क्योंकि हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। इनका जो एप्लीकेशन, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप इसमें जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं इनको आप अच्छी तरह एक बार देख लेना, क्योंकि सब मिक्स होके काम आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही काम आता होगा, मिक्स होके सारे काम आएंगे, तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। और थर्मोडायनेमिक्स में आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार जब पूरा खत्म हो जाए तो आप एक A4 पेज लो और सारे फॉर्मूले उसमें लिख डालो, जितने फॉर्मूले आप याद रखोगे उतना अच्छा रहता है। हालांकि अभी अपन ने पूरा नहीं करा है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मुझे सी फॉर द प्रोसेस भी लिखना होगा पॉलीट्रॉपिक वगैरह के लिए, वो भी बचा हुआ है अभी। बट आप A4 पेज पे लिख के रख सकते हो सारे, उसमें फिर आप उसको बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। तो देखो क्या क्या चीज हमने पढ़ी है। एक तो हमने बोला कि भाई ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, तो लास्ट क्लास हमने देख लिया था 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हमने देखा 3/2 पीवी के बराबर आया। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, के की वैल्यू R/Na होती है। अगर आपको मॉलिक्यूल की बात करनी है तो आप ये यूज करो F/2 kT, अगर गैस की बात करनी है तो यूज करो F/2 nRT। तो दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर गैस F/2 nRT, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, स्टेट पर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो यू जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा यू विल बी 0। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखने होंगे। ये तो सबके लिए 3 ही रहेगा। रोटेशन में मोनोटॉमिक का 0 है, बाकी सबके लिए 2 हो गया, इन दोनों के लिए 2, और पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए हो जाएगा 3। मेनली तो ये याद रखने होते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे कितने, मेनली आप देखोगे तो ये याद रखना है। मोनोटॉमिक के लिए 3 है, डायटोमिक के लिए 5 है, पॉलीटॉमिक लीनियर के लिए 3, पॉलीटॉमिक लीनियर के लिए 5 है। तो ये याद रखना है। तो बेसिकली ये फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं आपको। उसके बाद फिर हमें मिक्सचर के लिए हमने बोला F1N1 प्लस F2N2 बाई N1 प्लस N2 कर लो, ये मिक्सचर के लिए हो जाएगा। वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रल ऑफ PdV। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन इज पॉजिटिव, एरिया वगैरह से निकाल सकते हो, पाथ पे डिपेंडेंट चीजें हैं। फिर हमने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हो तो उसमें दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ सकता है या फिर वर्क डन वगैरह कुछ हो सकता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन लिख लिया P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T। इसके लिए डेल्टा क्यू हमने निकाल लिया, इसके लिए हमने Cp निकाल लिया। आइसोथर्मल के लिए हमने डेल्टा यू बोला 0 है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वर्क डन का फॉर्मूला इज nRT ln V2 by V1 या फिर nRT ln P1 by P2। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0 है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, तो dV इज 0, यानी वर्क डन 0 हो गया। यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू 0 है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू हमने लिख लिया, NC डेल्टा टी है, C जो है वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट हो गया, CP CV की वैल्यूज हमने निकाल ली है। यानी एक बात मैं और बोल सकता हूँ, देखो अब इसमें मैं एक चीज और लिखता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? दिस इज ऑलवेज वैलिड। डेल्टा यू कैन बी रिटन एज NCV डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा यू होता है F/2 NR डेल्टा टी। तो यानी कि अगर CV की वैल्यू F/2 R है, जो कि होनी है हमेशा, तो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज NCV डेल्टा टी ऑलवेज, हमेशा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। CP बाय CV गामा, CP माइनस CV इक्वल टू R। CP CV के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनिट्स आप देख सकते हो इसका। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, इससे और पता लग जाएगा कि यूनिट कैसे देखना होता है। तो यूनिट से आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाले की बात कर रहा है ये, पर यूनिट मोल की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमने मिक्सचर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, इस तरह से देख सकते हो CP CV के फॉर्मुलेस। फिर हमने सी को अपन ने कुछ इस फॉर्म में भी लिखा है, ये भी आप ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में यूज किया जाएगा सब कुछ ये। और फिर हमने बोला एडियाबैटिक के लिए डेल्टा क्यू 0 है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है, पीवी के बार गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। फिर हमने बोला कि ऐसे कर करके आप प्रोसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से प्रोसेस की बात हो रही है। फिर हमने बोला कि पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए, जनरल प्रोसेस के लिए पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है, उसके लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया।
यानी कि हमारे पास एडियाबैटिक वाले का भी वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहां तक हमने इसमें डिस्कशन कर लिया है। ये सारे फॉर्मूले जो है इनको आप एक बार दोबारा देख लेना और अच्छी तरह इनको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम इनको यूज करेंगे। तो शिवा तिवारी ने इसमें जो लिखा है कि जो पॉलीट्रॉपिक का एक्सप्रेशन है आइसोकोरिक के लिए, भाई आइसोकोरिक तो सॉल्व ही क्या करोगे, आइसोकोरिक के लिए तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया ना, तो डीवी 0 हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। बुझ ने जो लिखा है भाई इसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बेसिकली आप क्या करो, अगर आपको मिक्सचर निकालना है मिक्सचर के लिए, तो आप सबसे पहले एफ इक्विवेलेंट निकाल के रख लो अलग से। उस एफ इक्विवेलेंट से आप सीपी फॉर मिक्सचर भी निकाल लो, सीवी फॉर मिक्सचर भी निकाल लो। ठीक है ना, सबसे पहले आप एफ इक्विवेलेंट निकाल लो मिक्सचर का, उस एफ इक्विवेलेंट से फिर आप सीवी फॉर मिक्सचर भी निकाल लो, सीपी फॉर मिक्सचर वगैरह भी निकाल लो। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो पता लग जाएंगे जितने ये फॉर्मूला है। लोकेश जो बोल रहे हो भाई ये भी अपन ने करना बाकी है अभी। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको हैंड आउट देता हूँ, मीन फ्री पाथ वगैरह जो फॉर्मूले है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक मेरे को नेक्स्ट क्लास में आप याद दिला देना, एक तो मीन फ्री पाथ वाली जो चीज है, एक तो ये है, और एक डॉपलर इफेक्ट फॉर ऑप्टिक्स वाला जो फॉर्मूला रहता है ना लाइट के लिए, उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। फॉर्मूला ही याद रखना है उसका अपने को, तो नेक्स्ट क्लास में को आप याद भी दिला देना, ये दो फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार मैं हैंड आउट अपलोड करता हूँ। ठीक है, कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सुप्रीतम अगर हैंड आउट कोई नहीं है उसमें, तो फिर आप जो मैंने गूगल ड्राइव बना रखा है ना उसी से ले लो फिर आप, अगर आपको लग रहा है कि कुछ वो नहीं है हैंड आउट, तो आप गूगल ड्राइव वाले लिंक से ले लो फिर। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अचिंत्य इसके लिए बेसिकली आप केमिस्ट्री में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो 3n वाला, वो यूज कर लो चाहो तो। केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे 3n वाला जो रहता है, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी लिंक एक बार मैं आपको पोस्ट करता हूँ अभी गूगल ड्राइव का, इसमें अभी लिंक पोस्ट कर देता हूँ।